अपनी कैपिटल विड्रॉ जब भी करेगा पार्टनर तो ड्राइंग कहलाएगी ना। फर्म से पैसा जा रहा है। ड्राइंग दो नेचर की होती है, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है। एक नेचर होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। हम्म पढ़ना शुरू करो। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का क्या मतलब है? क्या ड्राइंग पैसों की ही होती है या किसी और चीज की भी हो सकती है? ड्राइंग सिर्फ कैश की होगी या कुछ, मतलब कोई मशीन कोई स्टॉक भी पार्टनर ले जाएगा तो ड्राइंग कहलाएगी, है ना? जैसे कैपिटल केवल कैश नहीं देता है पार्टनर, मशीन भी दे सकता है, बिल्डिंग भी दे सकता है, स्टॉक भी दे सकता है, वैसे ही ड्राइंग भी वो किसी भी चीज की कर सकता है। तो इस जनरल सेंस को लेके चलना। हाँ, अब अगर अगेंस्ट कैपिटल ड्राइंग हो रही है तो उसका क्या मतलब है? नहीं, कैपिटल लेके जा रहा है मतलब वो एक तरह से परमानेंटली विड्रॉ कर रहा है। और अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो टेम्पररी विड्रॉल है। पढ़ के देखो। अब एक सेकेंड, एक चीज हो गई विड्रॉल ऑफ कैपिटल, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो गई क्या? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या दिख रही है उसमें? यस, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तीसरी चीज, वो तो डेबिटेड का मतलब ही होता है कि कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं हो रही है। मेन बात ये है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं करी उसने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये किस नेचर की ड्राइंग है? परमानेंट नेचर की। बात समझ में आ रही है? वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, मतलब पैसा विड्रॉ होने के बाद जो कैपिटल इन्वेस्ट रह जाएगी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो ध्यान रखो कि जैसे सपोज आपने सितंबर में ड्राइंग करी तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा जो अप्रैल से सितंबर तक एग्जिस्ट कर रही थी। फिर आपने ड्रॉ कर लिया तो कैपिटल कम हो गई, वो जो रिड्यूस कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा सितंबर के बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात ही नहीं करी उसने अभी। बात समझ में आ गई? आगे। मतलब ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए किसी चीज को कि अपन को दोबारा पढ़ना पड़े। तो एक क्वेश्चन में भी वही आदत होती है फिर नहीं। ये तो तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, मीनिंग अभी समझाया वही बात बात उसने फिर से लिखी और क्लियर करने के लिए। क्या मीनिंग हुआ इसका? ये परमानेंट नेचर की ड्राइंग है। परमानेंट नेचर की ड्राइंग है इसीलिए तुम केवल कैपिटल कैपिटल कंसिडर कर रहे हो कि बिफोर ड्राइंग कैपिटल कितनी थी और आफ्टर ड्राइंग कैपिटल कितनी है। इस ड्राइंग को वापस नहीं लाने वाला है वो। जब वो वापस नहीं आएगा, रीपे नहीं होगा अमाउंट, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये फर्म का पैसा पार्टनर यूज कर रहा है, इस तरह का इंटरप्रिटेशन नहीं बन सकता। इसका मतलब ये बना कि पार्टनर अपना पैसा ले गया, अब वो वापस लाके नहीं देगा कभी। इसीलिए वो वो ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करे जब वो वापस आने ही नहीं वाला है पैसा। इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्म का पैसा पार्टनर यूज कर रहा है, तब वो इंटरेस्ट देगा। ये फर्म का पैसा बोल के नहीं ले गया है वो अपना पैसा बोल के ले गया है। दोनों भाषा में अंतर समझ में आ रहा है? एक ड्राइंग करी पार्टनर ने ये बोल के फर्म से कि भैया मुझे 2 लाख रुपए दे दो, ये तुम्हारे पैसे मैं यूज कर रहा हूँ, थोड़े दिन बाद मैं इसको वापस करूंगा और इंटरेस्ट दूंगा। ये हुआ इंटरेस्ट अगेंस्ट प्रॉफिट। और इंटरेस्ट अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये जो पैसे मैंने इतने सारे आपको दे रखे थे, अब मेरे को इसमें से कुछ पैसा निकालना है, तो 2 लाख रुपए मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ, बात खत्म।
मैं ना तो ये बात कर रहा हूं कि मैं इसे वापस दूंगा, और ना ही इस पे कोई इंटरेस्ट की बात हो रही है। अंतर समझ में आ रहा है? इसीलिए वो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट, ये ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर होती है, और वो कैपिटल को रिड्यूस भी करती है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल नॉट बी चार्ज्ड, इसके ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लगेगा। हाँ, क्यों? क्योंकि वो ये बोल के ले गया, ये मेरा पैसा था जो फर्म में मैंने रखा था, अभी मैं इसमें से कुछ ड्रॉ कर रहा हूं। वो ये बोल के नहीं जा रहा है कि ये फर्म का पैसा है, मैं मानता हूं, और मैं थोड़े दिन के लिए पैसा लेके जा रहा हूं। ऐसा इंटेंशन का मतलब होता है कि फिर तुम ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हो, टेम्पररी ड्राइंग कर रहे हो। इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं, इसको हम कंसिडर करेंगे वन वर्ड में, परमानेंट ड्राइंग है ये। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर कभी भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी तो उसको कंसिडर करके चलो कि ये परमानेंट पैसा निकाल के लेके आए पार्टनर, मतलब कैपिटल रिड्यूस हो गई है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो इफेक्ट आएगा, पर इस पे ड्राइंग पे इंटरेस्ट पार्टनर नहीं देने वाला है, तो वो तो परमानेंट अपना पैसा बोल के ले गया है। ये फर्म का पैसा यूज करने के लिए नहीं ले गया वो थोड़े दिन। आ गई बात समझ में? अब एग्जाम्पल पढ़ो इसका। मतलब बिगिनिंग पे उसकी कैपिटल थी 5 लाख रुपए, आउट ऑफ कैपिटल लिखा है, साफ लिखा है, मतलब ये कैपिटल में से विड्रॉ हुआ है 1 लाख रुपए। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, मतलब 6 महीने, 6 महीने पे 5 लाख का इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसे, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो। और उसके बाद के पीरियड पे 4 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, ये 45,000 कैसे कैलकुलेट हुआ? 5 लाख पे 10% मतलब 50,000 पर 6 महीने का, 6 महीने का करेंगे तो 50,000 का आधा मतलब 25,000, और फिर 4 लाख पे 10% मतलब 40,000। पर ये तो साल का हुआ, उसको 6 महीने का करेंगे तो 20,000, तो ये 20 और 25 मिला के कितने हो गए? 45,000। ये कैलकुलेशन नीचे करके उसने दिखा रखा है, और ये हुई टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट की बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये परमानेंट विड्रॉल था उसका, उसे यूज करने के लिए नहीं ले गया वो, अपना पैसा वापस ले गया है, ऐसा मतलब है इसका। तो ये होती है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अगला हेडिंग पढ़ो, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। One against profit for the year is drawing by a partner against his or her expected share of profit for the year. इसका क्या मतलब है? वो ये जो ड्राइंग करता है उसका ये इंटेंशन होता है कि भाई मेरे को लगता है कि साल में मेरा प्रॉफिट का शेयर बनेगा 2 लाख। तो अब वो आखिरी दिन के लिए बैठेगा और 2 लाख सीधे एंड में लेगा। तुम कोई पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो क्या सीधे 31 मार्च को ही पेमेंट लोगे? तुम ये सोचोगे ना यार, साल भर मेरा काम कैसे चलेगा? तो जनरली ये जो ड्राइंग होती है पार्टनर की, कि पार्टनर ये सोचता है कि यार साल के अंत पे ऑन एन एवरेज अपने को हर साल 6 लाख रुपए मिलते हैं, तो एक काम करता हूँ 50,000 हर महीना निकालना शुरू कर देता हूँ, या क्वार्टरली कोई अमाउंट निकालना शुरू कर देता हूँ। इस लॉजिक को समझोगे तो आगे के सारे टॉपिक समझ आएंगे, कि पार्टनर को तो थोरो थ्रू द ईयर पैसों की जरूरत पड़ती है, और थ्रू द ईयर वो ड्राइंग कर सकता है। कुछ लोग ऐसे मंथली ड्राइंग करते हैं, कुछ क्वार्टरली ड्राइंग करते हैं, कुछ रैंडम डेट पे ड्राइंग करते हैं। तो जब आप अपने प्रॉफिट को एक्सपेक्ट करके उस हिसाब से ड्राइंग कर रहे हो कि मेरा प्रॉफिट 6 लाख बनेगा, इसलिए मेरे को 6 लाख रुपए साल भर में थोड़े थोड़े करके निकाल लूंगा, ईयर एंड पे देखूंगा हिसाब किताब कितना है। अगर 6 लाख से ज्यादा होगा तो मैं पैसे वापस दे दूंगा फर्म को, अदरवाइज मेरा पैसा तो मैंने निकाल ही लिया है प्रॉफिट का। उस इंटेंशन से जो ड्राइंग होती है, उन ड्राइंग को ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो मेन इंटेंशन है वो क्या है? ड्राइंग अगेंस्ट एक्सपेक्टेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जो मेरा एक्सपेक्टेड शेयर है प्रॉफिट का, वो पैसा मैं ड्राइंग कर रहा हूं। दिस इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहां डेबिट होगी? पढ़ो। क्या मतलब हुआ इसका? ये कैपिटल रिड्यूस नहीं कर रहा है, ड्राइंग अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ रही है?
तो एंट्री अलग हो गई। जैसे आपने कैश यहां निकाला तो एंट्री पास होगी। फर्म को एंट्री पास करनी है, पार्टनर को मत सोचो। फर्म के हिसाब से पैसे गए कि आए? गए, तो कैश अकाउंट क्रेडिट और कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे पैसे यहां भी गए फर्म के हिसाब से, लेकिन पार्टनर ने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाला है अपना, तो ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, ना कि कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी ड्राइंग टू कैश, वहां हो जाएगी कैपिटल टू कैश। अंतर समझ में आ रहा है? आगे चलो। एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड में क्यों पता चलेगा? क्योंकि पूरे साल का पी एंड एल अकाउंट एंड में बनेगा, वो पी एंड एल का अप्रोप्रिएशन एंड में होगा, तो उसका प्रॉफिट शेयर एंड में पता चलेगा। पर पूरे साल क्या करेगा वो, फिर काम कैसे चलेगा उसका? इसलिए वो तो एक्सपेक्टेड बेसिस पे ड्राइंग करता जाता है, और एंट्री पास होती जाती है। जब जब ड्राइंग करता है तब तब एंट्री पास होती जाती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर काइंड में ले जा रहा है तो जो भी चीज ले गया है वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू दैट। मतलब गुड्स ले जाएगा तो परचेज क्रेडिट हो जाता है, अगर मशीन ले जाएगा तो मशीन क्रेडिट हो जाता है। गुड्स के केस में गुड्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। ठीक है। वो नो एंड पे पता चलती है, एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड पे पता चलता है। फिर क्या होता है? अब लॉजिक समझ में आया? ड्राइंग तो कब कर ली तुमने? पहले ही। और एक्चुअल शेयर पता चला कब? तो ड्यू कब होता है तुम्हारा पैसा? ईयर एंड पे। सिंस शेयर ऑफ प्रॉफिट इज ड्यू एट एंड ऑफ ईयर, एंड ड्राइंग आर मेड अर्लियर। ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम चल रहा है, अलग अलग टाइम हो गया ना भाई, एंड ऑफ द ईयर पे तुम्हारे पैसे बनते हैं और तुम पहले ही निकाल रहे हो। जब तुम पहले ही पैसे निकाल रहे हो मतलब कि तुम फॉर्म से उधार ले रहे हो एक तरह से। ये यही हुआ ना, एडवांस ले लिया तुमने फॉर्म से। जैसे किसी बंदे की सैलरी ईयर एंड पे आएगी, बट उसको पैसों की जरूरत थी और कंपनी से उसने सैलरी एडवांस में मांग ली, तो एक तरह से उसने वो आगे काम करेगा नहीं करेगा, प्रॉफिट होंगे नहीं होंगे, ये तो फॉर्म जानती नहीं ना उस दिन, जिस दिन उसने ड्राइंग कर ली है सोच के कि मैं ईयर एंड पे अपन 6 लाख का प्रॉफिट मेरा शेयर बनने वाला है। तुम करोगे काम नहीं कर, एक तरह से तुम क्या ले जा रहे हो, एडवांस ले जा रहे हो। मतलब एक तरह से फर्म का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए तुम पे क्या चार्ज होता है। हाँ। तो ये लॉजिक हुआ इसका कि आखिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों लगता है इस पे, और उधर क्यों नहीं लगा था। वहां पे वो अपना पैसा बोल के ले जाता है कि ये मेरा पैसा कैपिटल का तुम्हारे पास, मतलब फर्म में मैंने इतना दिया था, मैं इस पैसे को बाहर निकाल रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो? ठीक है। आगे चलो। हाँ, पढ़ लो एक बार डिफरेंस। पहला तो डिफरेंस किस चीज का है? ठीक है, तो जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग है वो ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होके एंट्री होती है, और उधर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होगा? जो ले जाओगे वो कैश ले जाओगे तो कैश, असेट ले जाओगे तो असेट। आगे। ये भी मैंने अभी बता दिया, समझा दिया कि एक एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के अगेंस्ट है और एक कैपिटल के अगेंस्ट है। अगला। मतलब यहां पे फाइनली कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। यस। क्लोजिंग एंट्री आएगी एक। क्लोजिंग एंट्री क्या होगी? वो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करे जा रहे थे तुम, आखिर में जाके तुम क्या कर दोगे, सारे ड्राइंग्स को इकट्ठा करोगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा ईयर एंड पे। क्लोजिंग एंट्री मतलब ईयर एंड पे, और ड्राइंग अकाउंट को क्लोज कर दोगे। ड्राइंग अकाउंट का बैलेंस अगले साल नहीं जाएगा। ये बात समझ में आई? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग क्लोजिंग एंट्री होगी। और जनरल एंट्री क्या चल रही होगी यहाँ पे शुरुआत में? यहाँ पे चल रही थी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या कोई असेट। बात समझ में आ रही है? ये एंट्रीज होती जा रही थी, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता जा रहा था, होता जा रहा था। भाई कैरिड डाउन केवल कुछ ही चीजों को किया जाता है, असेट और लाइबिलिटी को। ड्राइंग कैरिड डाउन नहीं होती, अगले साल नहीं जाएगी, इसको इसी साल खत्म करना है। तो ये क्लोज किस में होती है जाके? कैपिटल अकाउंट में। पर कौन सा फिगर होगा? टोटल फिगर, एक साथ कैपिटल में डालेंगे। तो ये भी कैपिटल में ही जाता है।
पर कैसे जाता है वो समझ में आया? ये एंट्री पूरे साल पास और ये क्लोज। इसमें कोई क्लोजिंग एंट्री की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो एक ही एंट्री पास करोगे और वो उसी दिन कर दोगे जिस दिन ड्राइंग हुआ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे सीधे हो जाएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा ही नहीं। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये एंट्रीज के अंतर समझ में तभी आएंगे जब यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आएगा। टू कैश या असेट जो भी ड्रॉ करके ले जा रहे हो। अब इसको कहाँ क्लोज करना है? इसको क्लोज करने की जरूरत ही नहीं, कैपिटल अकाउंट तो कैरिड डाउन होता है। यहाँ पे भी ये कैपिटल अकाउंट कैरिड डाउन हो जाएगा क्योंकि ये तो क्लोज, इसका क्लोजिंग नहीं होता, ये होती है क्लोज ड्रॉइंग अकाउंट। तो वो ड्रॉइंग अकाउंट से एंट्री करी थी इसलिए क्लोज कर दी। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, आगे चलो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसमें कैलकुलेट किया जाएगा? केवल जब ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगी, क्योंकि आपने एडवांस में पैसा लिया है कंपनी से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बेसिस पे, और जो एक्चुअल प्रॉफिट बाद में पता चला है। बात समझ में आई? तो जितना पैसा आपने एडवांस में लेते गए हो सब पे इंटरेस्ट लगेगा। जो अप्रैल में निकाला उस पे 12 महीने का इंटरेस्ट, जो मई में निकाला 11 का। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आपने 11 महीने पहले निकाल लिया उसको। तो ड्राइंग का पीरियड मतलब वो इंटरेस्ट का जो पीरियड है वो कैसे कैलकुलेट होगा, ये बात समझ में आ रही है? जितना पहले निकालोगे, 31 मार्च से जितना पहले निकालोगे उतने दिन का इंटरेस्ट दो, क्योंकि वो फर्म का पैसा तुमने यूज किया। तुम्हारा ड्यू होना था 31 मार्च को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उधर उस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उधर तो कैलकुलेट होता ही नहीं, तो उस पर सोचना ही नहीं है, परमानेंट नेचर पे निकाल के ले गए हो। उसका इम्पैक्ट सीधे कैपिटल पे आएगा। इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं आएगा। रीजन, कैपिटल बोल के तुमने पैसा निकाला क्या? तो आप तो टुकड़ों में ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ये करते जा रहे थे। कैपिटल जब कमी नहीं हुई साल भर में, आप भले निकाल रहे हो पैसे, पर साल भर में कहीं कैपिटल अकाउंट डेबिट किया? जब साल भर में कैपिटल अकाउंट डेबिट ही नहीं हुआ तो पूरे साल हमें इन कैपिटल में से कुछ रिड्यूस नहीं करना है। पूरे साल की कैपिटल एक जैसी, इसीलिए अपन ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल देते हैं। समझ आई बात? जबकि यहाँ पे टुकड़ों में करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया उस दिन जिस दिन आपने ड्राइंग करी, तो अकाउंट से समझो। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट आया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं आया। ये बात यहाँ लिख देता हूं मैं, इसमें शायद डिफरेंस में ना भी लिखे वो। नो इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंस कैपिटल इज रिड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ईयर। आगे चलो। Stars in final expected profit for the year if partnership did provide for, अगर अगर लॉस हो गया तो एक, अभी आता तो लॉस पे तुम जबरदस्ती कूद रहे हो, अभी पहले उसकी बात समझो। पहले इस लाइन को समझो। मैंने सिखाया था पार्टनरशिप डीड साइलेंट पे केवल दो इम्पैक्ट हैं जो हमको कंसिडर करने हैं। बाकी सबके पे इंतजार करना है कि पार्टनरशिप डीड में जब तक कुछ नहीं लिखेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। वो दो इम्पैक्ट कौन से हैं? मत नहीं, ऐसे वाला नहीं। वो क्या है? ट्रांजेक्शन कौन सा है वो? हमेशा फर्म की साइड से सोचा करो तो समझ में आएगा। हाँ, पार्टनर से। हाँ, तो फर्म ने अगर लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है, 6% पर एनम। और दूसरा, बट डीड कुछ भी नहीं बोलती हो तब भी ये करना है। हाँ, और दूसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल रहेगा इन केस पीएसआर के बारे में कुछ ना दिया हो। ये दोनों के केस में पार्टनरशिप एक्ट आ जाता है बीच में। बाकी सबके लिए, चाहे वो तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करो, रेंट की बात करो, जितनी जो बातें करनी है करो, वो सबके लिए पहले पार्टनरशिप डीड में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, उसमें सब कुछ डिसाइड होना चाहिए, तभी हम पार्टनर को वो अलाउ करते हैं या पार्टनर से वो लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना है, फर्म को हमें लेना है। मैं हमेशा इसी तरफ से बात करता हूँ कि हमें पैसे लेने हैं एज अ फर्म, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा अगर डीड में डिसाइड नहीं है। मतलब वो ड्राइंग करेगा और मैं पैसे इंटरेस्ट के नहीं लूंगा। यस, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। अब तुम जो पूछ रहे थे उसका जवाब दे दूं मैं पहले। तुमने पूछा कि सर लॉस का के केस में क्या होगा।
मेरे को एक बात बताओ, ये पैसे लेने हैं कि देने हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे लेने हैं कि देने हैं? अगर फर्म को लेने हैं तो अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो क्या ये पैसे नहीं लूं? लॉजिक ही खत्म हो गया ना, उसको सोचो। एप्रोप्रिएशन होता, अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता तो मुझे टेंशन होती कि मैं क्या करूं। या तो पैसे लेने की बात है। ल- तुम्हें लॉस हो रहा है तो क्या, वो तो लो ही सही। एक्चुअली अप्रोप्रिएशन में दो चीजें बटती हैं। एक नहीं नहीं, प्रॉफिट और लॉस थोड़ी होता है, एक ही चीज हुई प्रॉफिट और लॉस तो। प्रॉफिट पॉजिटिव चीज है, लॉस नेगेटिव चीज है, वो दो थोड़ी हुए। प्रॉफिट बटता है, ठीक है। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी बटता है। उस पार्टनर से लेते हैं प्रॉफिट, जो बांटना है उसमें इसको जोड़ते हैं और फिर पूरा बटता है, इसीलिए क्रेडिट साइड पे दिखता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ क्लोज होता है? वो P&L में नहीं जाता, वो P&L अप्रोप्रिएशन में जाता है। एक पार्टनर से लेते हैं, सपोज ए ने ड्राइंग करी है तो ए से ले लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसको जोड़ लो, जो प्रॉफिट बांटना था, 1 लाख का प्रॉफिट बांटना था, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,10,10,000 आ गई। तो 1,10,000 टोटल कर लो और 1,10,000 बांटोगे अब तुम। समझ आ गई बात? हम्म। तो इस पे वो सवाल आना तो कोई सेंस का ही नहीं है कि लॉस के केस में क्या करना है। अरे लॉस होगा तो भी पैसे लो, ये तो पैसे लेने की बात है, देने की थोड़ी है। जब हम चिंता करें कि हम कैसे देंगे, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे सोचना पड़ता है, क्योंकि वो पैसा हमें देना होता है। तो हमारे पास पहले प्रॉफिट होना चाहिए। अरे समझ में आई बात? आगे चलो। Interest charge on drawing is transferred to P&L appropriation account and debited to partner's capital account in case of fluctuating capital amount or partner current. जब, हाँ इस पे अभी मैं जरा आता हूँ। तुम्हें पता है दो कैपिटल अकाउंट होते हैं? कैपिटल अकाउंट मेथड दो होती है, पहले ऐसे बोलना चाहिए, दो मेथड होते हैं। हाँ, एक होती है फिक्स, क्या आ रहा है बीच में यार? फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मैंने तुम्हें इसमें समझाया कि इसके अंदर फर्दर दो अकाउंट बनते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। करंट कैपिटल भी बोल सकते हो। अब मुझे बताओ, फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट में दो केसेस हैं अपने पास। पहले सोचो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें लगाना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग दो नेचर की होती है। तुम बताओ ये कौन सी वाली ड्राइंग होगी जिसपे इंटरेस्ट लगेगा? क्या सारी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है? पहली चीज क्लियर हो गई कि अगेंस्ट कैपिटल जो ड्राइंग होती है उस पे तो इंटरेस्ट, तो वहां से ही क्लियर हो गया कि एक ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगना है। इंटरेस्ट की बात केवल इसी पे होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आएगा बाद में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केवल अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग पे ही लगता है। अब एक ही बचा। अब इस एक चीज को हमें कंसिडर करना है कौन से अकाउंट में लगेगा। अगर ये मेथड चल रही है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में लगाएं या करंट अकाउंट में लगाएं? इसके लिए मैंने कुछ सिखाया था कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट केवल दो चीजों के आते हैं, परमानेंट विड्रॉल, एडिशनल कैपिटल। बस कैपिटल अकाउंट, ये दो ही से इफेक्ट होता है। तो क्या ये इफेक्ट इसमें जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। क्या इसमें जाना चाहिए? यस। तो इस करंट अकाउंट में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाना चाहिए। ये ड्राइंग अकाउंट की एंट्री नहीं बता रहा हूं मैं, वो ड्राइंग अकाउंट की एंट्री थी, उसको और इसमें कंफ्यूज मत होना। ड्राइंग अकाउंट की एंट्री और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ड्राइंग अकाउंट की एंट्री अगेंस्ट प्रॉफिट में कैसी होती रहती है? ड्राइंग की एंट्री, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश, ड्राइंग टू कैश, और बाद में आखिर में कैपिटल टू ड्राइंग। बात समझ में आई? वो ड्राइंग की एंट्री कहां जाएगी? चलो ये बता दो, ड्राइंग की एंट्री कहां जाएगी?
कौन से अकाउंट में जाना है? यही वाला, यही वाला ड्राइंग है, अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। करंट ड्राइंग। यस। ये भी कहाँ जाएगी? सिर्फ परमानेंट नेचर का, अगर ये फिक्स कैपिटल हिला रहे हो भाई, तो परमानेंट ड्राइंग होगी तो ही इसमें जाएगी। मतलब मैं इसको भी लिख देता हूं, चलो। ये तीनों चीजें क्लियर रहनी चाहिए फिर इस चार्ट के बाद। ड्राइंग एंट्री, ये ड्राइंग कौन सी वाली है? अगेंस्ट कैपिटल। इसकी एंट्री जाएगी इसमें। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब परमानेंट ड्राइंग हो गई, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी। बात समझ में आई? करंट अकाउंट में नहीं जाएगी। लेकिन ये जो प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्राइंग हो रही है, ये कोई परमानेंट तो आप पैसा निकाल वैसा तो है नहीं है। तो प्रॉफिट का शेयर निकाल रहे हो आप, ये कैपिटल निकाल ही नहीं रहे हो। ये किसका शेयर निकलता होता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैपिटल है ही नहीं जो आप निकाल रहे हो, तो फिर फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो जाने से रहा। कैपिटल विड्रॉ होनी चाहिए ना इसमें इंपैक्ट आने के लिए। यहां हुई है कैपिटल विड्रॉ, तो यहां आएगा, इसमें नहीं, करंट अकाउंट में। मतलब कि ये जो अगेंस्ट प्रॉफिट वाली ड्राइंग हो या अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ड्राइंग पे इंटरेस्ट हो, दोनों ही केवल कौन से अकाउंट से हैंडल होंगे? करंट अकाउंट से। समझ लो इसको अच्छे से, कोई डाउट है इसमें? अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा सर? फ्लक्चुएटिंग में तो कोई झंझट ही नहीं है। तीनों ही एंट्री किस में जानी है? एक ही तो कैपिटल अकाउंट है, उसी में चली जाएंगी। ये भी इसी में, ये भी इसी में, और ये भी इसी में। सिंगल कैपिटल अकाउंट यूज होता है। कोई डाउट? ओके। ये एंट्री कैपिटल में कब जाती है पता है? ईयर एंड पे। यस और नो? ये एंट्री भी कब जाती है? ईयर एंड पे। लेकिन ये एंट्री कब जाती है? एट डेट ऑफ ड्राइंग। अब इस चार्ट को एक बार रीड करने के बाद ये सारी कहानी रिकॉल हो जाएगी कि कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कौन से अकाउंट में जानी है कैपिटल के, और कब जानी है। इसमें अभी कोई डाउट है तो अभी पूछो। ठीक है, आगे चलो। फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल डैश करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट से पीएनएल ये अप्रोप्रिएशन। केवल किसकी एंट्री बता रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो ड्राइंग की एंट्री नहीं है, तो मुझे बताओ। पहले तो ये ड्राइंग की एंट्री नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। अगर किसी इनकम को रिकॉर्ड करना है तो कैसे रिकॉर्ड करोगे? अभी पैसा मिला है कि नहीं मिला है हमें नहीं पता, पर इनकम हो गई है, ऐसा हो जाता है ना। पैसा ना भी मिले फिर भी राइट टू रिसीव जिस दिन आया, तो 31 मार्च को राइट टू रिसीव मिलेगा, है ना? सॉरी, ये बोल रहा है कि ऐसे 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 करूंगा तो हट जाएगा। गुड, हाँ। तो राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब जनरेट होता है? एट ईयर एंड। ये कौन से वाले ड्राइंग पे इंटरेस्ट चल रहा है? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, अगेंस्ट कैपिटल पे तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगेंस्ट, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, उसी ड्राइंग की बात हो रही है, उसी पे इंटरेस्ट आता है। एंट्री क्या करोगे? राइट टू रिसीव की, ड्यू होने की, इसका मतलब है ड्यू हो रहा है। फिर गलत करे तुमने, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग हो, ड्राइंग वर्ड है कहीं? ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तुम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग दोनों अलग अलग चीजें बार बार बोल रहा हूँ। इनकम ड्यू हो रही है, इनकम। ड्राइंग तो कर चुके तुम, वो एंट्रीज तो हो चुकी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड। इनकम को कभी डेबिट किया आज तक? क्रेडिट क्रेडिट। इसको क्रेडिट करोगे, डेबिट किसको करोगे?
पार्टनर से ये लेना है। पार्टनर या तो पैसे देगा, पैसे नहीं देगा तो क्या होता है फिर, उसकी लाइबिलिटी कम कर देंगे हम। उसका कैपिटल अकाउंट है अपने पास, तो ये इसमें क्या दिक्कत है ये बताओ। पार्टनर, करंट अकाउंट या कैपिटल, ये डिपेंड करेगा कौन सी एंट्री चल रही है। अगर फिक्स मेथड होगी तो किस में जाएगी, करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग मेथड होगी तो इसके पैसे कम कर दिए, ये समझ में आ रहा है, मेरी लाइबिलिटी कम कर रहा हूं टू इनकम। इनकम क्या है मेरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये ड्यू की एंट्री है, 31 मार्च को होगी, जिस दिन मेरा इंटरेस्ट मैं ड्यू करूंगा। फिर ये तो पार्टनर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट किसी भी जर्नल एंट्री में देखने का आसान तरीका होता है। ये असेट लाइबिलिटी का कैरेक्टर है, ये तो कैरिड डाउन हो जाएगा। ये कैसा कैरेक्टर है, ये इनकम है। इसे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, कहां जाके क्लोज होता है, अभी डिस्कस किया मैंने, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। हाँ, क्या एंट्री करोगे क्लोज करने के लिए, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड पे जाएगी ये। हम्म। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये देखो ये क्रेडिट नेचर का था, इसको डेबिट कर दिया, मतलब ये क्लोज हो गया। टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। इसका एक विजन और दिखा देता हूं। अगर तुम इसकी लेजर बना रहे होते तो ये कैसे दिख रहा होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जिस दिन ये ड्यू होता, ये इनकम थी, क्रेडिट साइड पे ड्यू होता, बाय रीजन होता कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, ठीक है, ये फिगर आ जाता। पर इसे क्लोज करते तो क्लोज कैसे होता है, ये बैलेंसिंग करके। बैलेंसिंग करते तो फिगर यहां आता, पर रीजन क्या लिखते अपन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन केवल असेट और लाइबिलिटी के लिए लिखा जा सकता है, क्योंकि वही अगले साल जाती है, ये इनकम एक्सपेंस नेचर है। इसे कहीं क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए इसका क्या, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। अब इसकी जर्नल करके देखो, दिस अकाउंट डेबिट टू दिस अकाउंट, ये हुई। समझ में आया कि नहीं आया। तो लेजर में ये ऐसे दिखेगा, कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेजर बनाने को बोले तो पहले ये इनकम थी, इसको क्रेडिट साइड पे क्रिएट करो, फिर क्लोज कर दो डेबिट साइड पे। कोई डाउट, आगे चलो। इलस्ट्रेशन पढ़ो, इलस्ट्रेशन। दो पार्टनर है, प्रॉफिट पीएसआर उनका इक्वल है। अब सुनो मेरी बात, फिक्स अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पे विड्रॉ करता है। क्या तुम्हें यहां से कुछ क्लैरिटी आ रही है कि अगेंस्ट कैपिटल है कि अगेंस्ट ड्राइंग है अगेंस्ट प्रॉफिट है, कैसे पता, समझ में आ गया। कैसे, उसने लिखा ही नहीं है। इतनी लाइन पढ़ के कोई नहीं समझ सकता कि अगेंस्ट कैपिटल था या अगेंस्ट प्रॉफिट था। फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा उसने, ये लाइन से समझ में आया कि हमको इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, मतलब ये डेफिनेटली क्या है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब तुम किसी ड्राइंग पे ये बोल दो कि यार इस ड्राइंग पे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा, डेफिनेटली वो कौन सा ड्राइंग रहा होगा फिर, वो दोनों एक दूसरे की पूरक बात है। बात समझ में आई। हाँ, तो वो पहली लाइन से नहीं हो रहा था क्लियर, ये दूसरी लाइन ने क्लियरिटी दी कि ये इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, और इस पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। क्या रेट दिया उसने, 6% पर एनम। हाँ आगे, बस ये पहला केस था क्या। आज को चार कैपिटल अकाउंट आज कैपिटल अब उसने अमाउंट भी अपन को कैलकुलेट करके बता दिया। क्यों बता दिया पता है, उसने कैपिटल के अमाउंट ही नहीं दिए थे, पर इंटरेस्ट और ड्राइंग का अमाउंट भी नहीं दिया था। उसने बस बोल दिया फिक्स अमाउंट ड्रॉ कर रहा है, हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसने इसने सीधे बोल दिया 900 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब तुम अगर पहली मेथड में होते तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन से अकाउंट को इफेक्ट करती, अकेला कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या पास करते, ड्यू की और क्लोज की। परेश कैपिटल अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट हाँ, हाँ, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, देखो चेक करो, चेक करो, परेश कैपिटल टू, क्लोजिंग एंट्री उसने डाली नहीं, वो डाल लेता तो हो जाता। दूसरे केस में कौन से अकाउंट से हैंडल करोगे,
बस, और कुछ भी नहीं है। परेश करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई दिक्कत इसमें? अब हम दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। अभी हमने ये समझ लिया कि यार ड्राइंग दो नेचर की होती है, अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट कैपिटल। अगेंस्ट कैपिटल पे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता ही नहीं है, वो परमानेंट पैसा है जो पार्टनर ले गया, उसमें कैप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा क्योंकि वो कैपिटल उसी डेट पे ले गया था। इंटरेस्ट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है, उस केस में आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को पहले से निकाल लेते हो, तो एक्चुअल प्रॉफिट आपका लास्ट डेट पे बनेगा और आपने पहले से पैसे निकाले हैं, इसलिए आपके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया जा सकता है, सब्जेक्ट टू पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट दिया हो और ये प्रोविजन हो। अगर नहीं दिया है तो भले ही आप ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट करो पर आप पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, डीड में प्रोवाइडेड होना चाहिए। फिर जब जब ड्राइंग करते हो तो एंट्री करते जाते हो, तो वहां पे कैपिटल अकाउंट डेबिट नहीं होता, वहां पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसी एंट्री होती जाती है। ईयर एंड पे जाके वो ड्राइंग जो है कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो ईयर एंड पे कैपिटल में ट्रांसफर होता है, वो डिपेंड करता है कि वो ईयर एंड पे कौन से कैपिटल में ट्रांसफर होगा, वो मेथड पे डिपेंड करता है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड है तो अकेले कैपिटल अकाउंट में, अगर फिक्स मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड, तो करंट अकाउंट में। यहां तक कोई दिक्कत है? आगे चलो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो दो कैटेगरी है, ये सारे क्वेश्चंस का सार बनेगा ये चार्ट। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी तो कितना इजी कर दिया था उसने, क्वेश्चन में बोला फिक्स अमाउंट ड्रॉ करते हो और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 900 रुपए है। पर हमारा, हमसे वो क्वेश्चन में हमेशा क्या करवाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, वो करवाएगा कैलकुलेट। तो एक होती है इररेगुलर ड्राइंग्स, इररेगुलर ड्राइंग्स, और एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स। इनका क्या मतलब है? इररेगुलर ड्राइंग्स का मतलब होता है रैंडम डेट पे आप ड्राइंग कर लेते हो, जब जरूरत पड़ती है पैसे ले लेते हो। रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब ये होता है जैसे आप कुछ डिसाइड कर लेते हो फिक्स पीरियड, जैसे हर मंथ पैसा लूंगा, हर 15 दिन में लूंगा, हर क्वार्टरली लूंगा, 6 मंथली लूंगा। जब भी आप फिक्स पीरियड के इंटरवल पे ड्रॉ करते जाते हो तो रेगुलर ड्राइंग्स कहलाती है। रेगुलर ड्राइंग्स का कैलकुलेशन ज्यादा आसान होता है इररेगुलर ड्राइंग्स के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है वो अभी मैं समझा दूंगा। हाँ, इररेगुलर ड्राइंग्स, तुम्हें ये लगेगा इररेगुलर ज्यादा आसान है, बट मैं अभी समझाऊंगा कि रेगुलर ज्यादा आसान होता है क्यों। ये जो दोनों मेथड हम पढ़ने वाले, प्रोडक्ट मेथड और एवरेज पीरियड मेथड, ये रेगुलर ड्राइंग्स की मेथड है या इररेगुलर ड्राइंग्स की? मतलब फिर से पढ़ो, तुमने ध्यान से पढ़ा नहीं? ऐसा नहीं लिखा है, तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। When drawings are made of same amount at regular interval, ये क्या है? अरे हाँ, और रेगुलर ड्राइंग्स में दो चीजें हो गई, कौन कौन सी? हाँ, सेम अमाउंट, अमाउंट भी क्या होना चाहिए? सेम अमाउंट, और सेम टाइम इंटरवल। अगर दोनों में से एक भी फेल हो गई कंडीशन, ऐसे समझना ज्यादा आसान है, दोनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई मतलब अमाउंट सेम नहीं रहे, टाइम इंटरवल भले ही सेम हो, उस ड्राइंग को क्या बोलोगे?
कभी 5,000 हर महीने ही निकालते हो, पर कभी 5 निकालते हो, कभी 15 निकालते हो, कभी 25 निकालते हो। इसलिए मैं कह रहा था ध्यान से पढ़ो। कहाँ बोला? तुमने यहां तक पढ़ ली थी, मैंने पूछी ये दोनों मेथड का है कि में लगेगी। वहां से रिवर्स किया मैंने तुमको। ये दोनों मेथड से रिवर्स किया। अभी ये इस पे अभी आया भी नहीं हूं मैं, अभी भी आऊंगा इस पे तो। हाँ। हाँ ये तुमने कहा था कि दोनों पे लग जाएगी। अच्छा। अभी देखते। अभी फिर कंफ्यूज हो गए, देखते हैं। चलो आगे। मैं रिकॉर्ड करके रखूंगा तुम्हारी बात अभी। when unequal amount is withdrawn at different dates or when there is irregular drawings. Interest on drawing is calculated with the help of simple method or product method. Simple method. Under this method, interest on drawings is calculated for the period of the amount is drawn. The interest is calculated for each drawing separately and thereafter the interest amount of each drawing is added to determine total interest. Product method. Under this method, the amount of drawing is multiplied with the number of months or number of days it is drawn. The case so obtained, uh, the case so obtained is total and interest is calculated thereon for 1 month if the period taken is 1 month or and for 1 day if the period is taken for day. क्या समझ में आया? फिर आधा बोला। टाइम इंटरवल में यहाँ पर रहता है। सेम टाइम इंटरवल और सेम अमाउंट को छोड़ के जितने भी ड्राइंग्स हो रहे हैं, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल पे, सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल पे, उसको बोलते हैं इरेगुलर ड्राइंग। हम्म। हम्म। प्रोडक्ट मेथड में दो मेथड है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है इस पे इरेगुलर ड्राइंग्स पे वो प्रोडक्ट मेथड है सिंपल मेथड से कैलकुलेट होता है। इसमें दो मेथड है, एक प्रोडक्ट और एक सिंपल। आगे। हम्म। ड्राइंग्स के पहले वाला का इंटरेस्ट निकालना है और ड्राइंग्स के बाद वाले का इंटरेस्ट निकालना है दोनों को ऐड कर देना है। ड्राइंग के पहले वाले का और ड्राइंग के बाद वाले का इंटरेस्ट निकाल के ऐड। कैसे? क्या लॉजिक है इसका? जैसे एक साथ नहीं होगा इनका जैसे जैसे अभी हम्म। मैंने 5 महीने के कुछ अलग अमाउंट था बचे हुए 7 महीने के तो कुछ अलग अमाउंट है हाँ। जीरो ठीक। से 5 तक का निकाला 5 से वो जो वो 12 जीरो से 5 तक का गलत सोच रहे हो, दोनों को बाकी ऐड वो ठीक। तुम वो सही समझा तुमने कि अलग अलग अमाउंट के लिए मैं अलग अलग आउटस्टैंडिंग पीरियड पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। पर तुम्हारी इमेजिनेशन पीरियड को लेके गड़बड़ है। जैसे 1 अप्रैल से ले 1 अप्रैल को जो पैसा अभी मैंने समझाया था, 1 अप्रैल को जो पैसा निकाला है उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड पीछे से आता है जिस दिन तुम रीपे करोगे, मतलब या जिस दिन एक्चुअल डेट है तुम्हें पैसे मिलने की, आगे से नहीं। 0 से 5 का हिसाब नहीं है। 5वें महीने में अगर पैसा निकाला है तो 5 से लेके 12 महीने तक उस पर इंटरेस्ट लगेगा, मतलब 7 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 5 का। ये बात समझ नहीं आई? तुमने कहा 0 से लेके 5। अगर मैंने यहाँ ड्राइंग की है। हम्म। पर भी इंटरेस्ट लग रहा है तो 8,000 का लग रहा है तो फिर दोनों का जो अमाउंट आएगा वो ऐड वो तो ठीक है, पर ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाओगे कौन से पीरियड का? हाँ। 0 से 5 का नहीं, 5 से आगे का। क्योंकि इस दिन पैसे निकाले तुमने जो पैसे तुम्हारे यहाँ ड्यू थे, यहां से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है। आगे चलो।
30th इलस्ट्रेशन पढ़ो। In the partnership, partners are charged interest on drawings at the rate 15% per annum. During the year ended 31st March 2024, a partner withdrew as follows. Find the amount of interest that हम्म। बताओ। पहले तो इसकी टेबल बनाना सीखो। सोचो कैसे बनाओगे। मंथ में, केवल मंथ? क्या बोले उस मंथ को? वो पीरियड है, मंथ नहीं है पहली चीज। आउटस्टैंडिंग पीरियड, मतलब वो पैसा जितने दिन आउटस्टैंडिंग रहा। आउट डेट से पता चलेगा वो। ये आउटस्टैंडिंग पीरियड कैसे पता चलेगा? कैसे? कैसे? हम्म। 1 मई से 1 अगस्त नहीं है प्राणी, यही समझा रहा हूं इतनी देर से। 1 मई से 1 अगस्त तक इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यही समझा रहा था। मेरे को पता था तुम कंफ्यूज हो इसमें। ये देखो, ये 1 अप्रैल, ये 1 मई, ये 1 अगस्त। एग्जाम्पल के लिए, 1 मई को तुमने निकाले कितने? 2,000 पे इंटरेस्ट कहाँ तक लगेगा? नहीं, 2,000 पे इंटरेस्ट लगेगा यहां से यहां तक। फिर 1 अगस्त को कितने निकाले? 5,000। यहां से लगेगा यहां से लेके यहां तक। ईयर एंड तक आउटस्टैंडिंग रहता है। यही सिखा रहा था। तुम इसको अगर सोचो, तुम जो कह रहे हो उसको मान लूं मैं, तो क्या करोगे तुम? 2,000 को यहां से यहां तक निकालोगे सिर्फ? क्यों? ये पैसा इतने दिन तक आउटस्टैंडिंग नहीं रहा? अगर ये करना भी है, वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट एक लॉजिक हो सकता था। तुम 1 महीने की ड्राइंग निकालो, इंटरेस्ट 2,000, फिर यहां से 7,000 काउंट करना शुरू कर दो, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इतना सोच रहे तो ठीक है। अदरवाइज सीधा सीधा सोचो। ये सजेस्ट इसलिए नहीं करूंगा, फिर ये टेबल नहीं बनेगी तुमसे। ये जो टेबल बन रही है इसका लॉजिक क्या बनेगा? डेट ऑफ ड्राइंग क्या है पहली? एक 1 मई, 1 मई 23। ठीक है। अमाउंट कितना विड्रॉ किया है? 2,000। तो इसका आउटस्टैंडिंग पीरियड 1 मई से 31 मार्च, देखो सीधा। ये वाला लॉजिक बता दूंगा तो फिर ये टेबल नहीं बनेगी। समझ में आ रही बात? और वो लॉजिक कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा अननेसेसरी। तो 2,000 पूरा आउटस्टैंडिंग रहा ना 31 मार्च तक। फिर 5,000 यहां से आउटस्टैंडिंग रहा 31 मार्च तक। वो जो ऐड करने को बोल रहा है वो ये बोल रहा है 2,000 पे इंटरेस्ट अलग निकालो, फिर इसमें ये ऐड कर लेना। नहीं आया समझ? तो ये 2,000 से आउटस्टैंडिंग 1 मई से कितना पीरियड होता है? 1 अप्रैल वाला महीने ही तो छोड़ा है, 11 महीने। फिर 1 अगस्त से, 1 अगस्त पे कितनी ड्राइंग की है? डेट पे ध्यान रखना, गड़बड़ करने वाले हो नहीं तो। 1 अगस्त से कितने महीने होते हैं आउटस्टैंडिंग? कैसे? कैसे? अरे बाप रे, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने छोड़ दो। ठीक है, आगे चलो। हाँ, अमाउंट। हाँ, कितने महीने आउटस्टैंडिंग है? वो चाहे अप्रैल से ये छोड़ने पे आ जाओ या 30 से गिन लो। 6 महीने एग्जैक्ट। आगे? कौन सी जनवरी? अमाउंट, आउटस्टैंडिंग पीरियड? फेब्रवरी और मार्च। आगे? 31st। बताओ आउटस्टैंडिंग पीरियड। यूज ही नहीं किया 2,000। ये टेबल ऐसे ही बन रही है, ये इमेजिनेशन है। ये समझ में आ रही बात? 2,000 निकाले ईयर एंड तक, 5,000 निकाले ईयर एंड तक। अब मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताओ, कैसे कैलकुलेट होगा? 2,000। नहीं, सर इंटू 11/12 इंटू अपॉन 100। 2,000 इंटू 11
2000 इंटू 11 के बाद अपॉन 12 कहाँ से आ रहा है? पहले तो इस पे इंटरेस्ट रेट लगा लो। क्या रेट है वो तो बोले नहीं। 15/100, 15%। ये पूरे साल का हो गया। इसे कितने महीने का लगाना है हमको? पहले 1 महीने का बनाया, फिर 11 महीने का। ये 11/12 हो गया। लॉजिक समझ में आया? तीनों अलग अलग पार्ट है। ये वाला 11 की अब जरूरत नहीं है फिर। 11 महीने का तुम पीछे लगा तो रहे हो। ये 11/12 किया ना तुमने। 11 महीने का तुमने फिर डिवाइड बाय 12 क्यों किया? हाँ, मैंने वो किया, मैंने लॉजिक से किया। इसलिए मैंने बोला वो 11 की। लॉजिक क्या है? कब से ही लॉजिक, तब भी लॉजिक से ही कर रहे थे। देखो, 2000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 15%। या तो ऐसे लॉजिक लगाओ कि 2000 पे पूरे साल का कितना लगना था? 15। पर मैंने पूरे साल यूज करता तो लगता, मैंने तो पूरे साल यूज नहीं किया, इसलिए ये 11/12 होगा। 2000 इंटू 11 बोलने का लॉजिक नहीं है ना कुछ, इसलिए रोक रहा था। हाँ। ये 12 डिवाइड करने से क्या होता है? ये डिवाइड बाय 12 करने से ये 1 मंथ का होता है। फिर जितने मंथ पे लगाना है उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसे 11 महीने का लगाना था, इसलिए 11 से मल्टीप्लाई किया। अगला वाला करो। लॉजिक से चाहिए मेरे को। 5,000 है वो। 5,000 है। 15% होता साल का। 5,000 इंटू 15% होता साल का। 8/12 बोलने के बजाय 12 डिवाइड करके 8 मल्टीप्लाई कर दो। ये बोलना अभी इसलिए सिखा रहा हूँ, नहीं तो बाद में फिर ये दिक्कत देगी चीजें आगे। इसको सॉल्व इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो। 25 इंटू 11, 275। 500। 2000 इंटू 15% इंटू 12 अपॉन, हाँ, अपॉन 12 मंथली हो गया। इंटू 6, 6 महीने का हो गया। मंथली करके 6 मंथ का कर रहा हूं मैं। हाँ। ये हो जाएगा 1/2। ये दो जीरो गए और ये हो गया 10। ये भी इजी हो गया। 150। 6,000 का करो। 6,000 पे 15% लगता साल भर के लिए। पर मुझे साल भर नहीं लगाना, तो मंथली करा और इसे 2 महीने का बना दिया। मंथली करके 2 महीने। ये बाय 6। ये 2 जा, ये 5 जा, और ये 3,000। 2 जीरो से 2 जीरो गए। 150। कितने हो गए? 150, 150, 300। 300 और 500, 800। 1075। ये हुआ तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस दिन पता चला ये? हाँ, ये सब 31 मार्च पे कैलकुलेट, वहीं से तो पीछे से लाके कैलकुलेट करें। एंट्री क्या होगी? interest हम्म। किसी की भी एंट्री बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सबसे पहले ये क्यों बोलो अपन कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा? इसका कोई लॉजिक नहीं है। बस। हाँ, सोचो सोचो। credit हम्म। डेबिट क्या होगा? partners capital उनसे चार्ज करनी है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैपिटल अकाउंट नाम आएगा या करंट अकाउंट नाम आएगा, वो डिपेंड करेगा कैपिटल अकाउंट की मेथड क्या है। बात समझ में आई? अगर नहीं लिखा होता तो एक ही मेथड होती, कौन सी?
फ्लक्चुएटिंग, तो कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। ये बात समझ में आई। इस मेथड का नाम है सिंपल मेथड। इसका नाम सिंपल मेथड क्यों पड़ा? भाई जितना अमाउंट विड्रॉ किया है और जितने पीरियड के लिए किया है, जितना अमाउंट ड्रॉ किया है और जितने पीरियड के लिए किया है, बस उसका कैलकुलेशन ही है। आई बात समझ? लेकिन एक और मेथड है इसकी। हाँ लिया। अभी एक मेथड हुई है, अब दूसरी मेथड की बात करो। प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा? क्वेश्चन सेम है, डेटा सेम है। प्रोडक्ट मेथड में हमें क्या करना होगा? प्रोडक्ट मेथड में भी लगभग टेबल ऐसी की ऐसी बनेगी। इस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, हम इसमें मैथ्स का एक टेक्निक यूज करके इस कैलकुलेशन को जल्दी करने की कोशिश करेंगे। इतनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, कितनी बार फॉर्मूला लगाना पड़ा यहाँ? जितनी बार ड्राइंग हुई उतनी बार फॉर्मूला लगाया। बात समझ में आई? हाँ, अब ये जो दूसरी मेथड है, नहीं, एक गलती हो जाएगी। 15 से नहीं करना है। 15% तो इंटरेस्ट है, और भी कुछ होगा। मैं बताता हूँ, देखो। प्रोडक्ट मेथड है, मतलब आपको प्रोडक्ट निकालना है अमाउंट और आउटस्टैंडिंग पीरियड का। इसका मतलब होता है कुछ, मैथ से ही। 2000 × 11। हाँ, 2200। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप 2000 को 11 महीने आउटस्टैंडिंग रखो, या 22,000 को एक ही बार, एक महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रखो, दोनों का अमाउंट सेम आने वाला है। 2000 को 11 महीने आउटस्टैंडिंग रखो, तो ये मैं बोलूंगा ना, 2001 महीना आउटस्टैंडिंग, फिर 2001 महीना आउटस्टैंडिंग, ये सपोज मई के लिए, फिर ये जून के लिए, फिर जुलाई के लिए। एक एक महीना टुकड़ों में करोगे तो एक्चुअली में क्या हो रहा है पता है? 2000 रिपीट हो रहा है 11 बार। मतलब आप ये बोलो ना सीधे, 22,000 रुपए एक महीने के लिए आउटस्टैंडिंग। नहीं आया समझ में? ये एफएक्स लग रहा है तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स का, फ्रिक्वेंसी है वो, और कुछ नहीं है। ये लॉजिक लगा रहे हैं यहाँ पे हम। और इस लॉजिक में तुम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि था कि तुम जो बोल रहे हो उसमें एक मिस्टेक है। तुम ये तो बोल रहे हो कि 15% लगा देंगे प्रोडक्ट पे, पर तुम ये नहीं बोल रहे हो कि एक महीना का लगाएंगे। अरे फिर अभी नहीं समझे तुम, 2011 महीने का रिपीट करो, या एक महीने के लिए बोलो 22,000 आउटस्टैंडिंग है। दोनों में कोई अंतर होगा क्या? नहीं। ये समझ में नहीं आया अभी भी ना? तुम ऐसे करते ना अभी, 15% × 11/12, ये किया था ना। मैथ्स ने बोला हम इसको एक और भाषा में बोल सकते हैं। ये तो मल्टीप्लाई करोगे ही ना तुम, बच ही नहीं सकते तुम इससे। इस 11 को मैं इधर खींच लाऊं अगर, केवल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ही मैं खत्म करके दिखा देता हूं इसको, ये बन गया प्रोडक्ट मेथड। तुम ये भाषा में नहीं समझ रहे कि 2000 रुपये 11 महीने आउटस्टैंडिंग बोलो, या 22,000 रुपये एक महीने आउटस्टैंडिंग बोलो, एक ही बात है। 5,000 8 महीने आउटस्टैंडिंग बोलो, या 40,000 एक ही महीने आउटस्टैंडिंग बोलो, एक ही बात है। ऐसा 12,000, 12,000 और जीरो। तो इन सबको कर लो ऐड। तुम अभी इंटरेस्ट ऐड कर रहे थे, ऐसे ये सब ऐड हो जाएंगे, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। और तुम समझ रहे हो, ये कॉमन निकल गया हर किसी में, और बाकी सब तो ऐड कर ही दिए। तो ये मैथ्स था। अब ये बाय 12 12, 24 24 और 40, 64, 64 में 20 ऐड करो, 84, 86,000।
86,000 का टोटल हो गया, और ये कॉमन वाला पार्ट सब में जो चल रहा है, 15% इंटू 1/12, तो 86,000 इंटू 15% इंटू 1/12। इसको आ, 3 से ही काटते हैं पहले, 3 चौक 12 और 5 जा, और इसको, ये भी कट जाएगा वैसे, 2 बार में कर देते हैं, दो, तो हो जाएगा 4 3, और 2 से और कट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 21,500, और ये 0 0 5 5 जा 25, टू कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 2 जा 10। हाँ, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसल, बचा कितना, 1075, आंसर सेम। तो प्रोडक्ट मेथड एक्चुअल में मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, कुछ नहीं, सिंपल मेथड का ही, इसलिए मैंने कहा था ये इजी है। देखने में ये लगता है अरे मल्टीप्लाई भी करना है, अरे पर कितने सारे कैलकुलेशन करने पड़ रहे थे यहाँ पे, इसके कंपैरिजन में तो यही इजी है, एक बार लगाया फॉर्मूला मैंने, फटाफट मल्टीप्लाई करो और तो ये कौन सी, ये केवल कौन सी ड्राइंग के लिए पढ़ा हमने ये दोनों मेथड, इरेगुलर ड्राइंग। और इरेगुलर ड्राइंग का मतलब सिंपल है कि सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल नहीं है, अगर इसको छोड़ के कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, वो सब इरेगुलर है। रेगुलर केवल एक चीज है, तो डिफाइन केवल रेगुलर होती है, जो रेगुलर नहीं है वो इरेगुलर है। और रेगुलर का डेफिनेशन है सिंपल, सेम अमाउंट सेम इंटरवल, 10,000 हर महीने, 10,000 क्वार्टरली, 10,000 6 मंथली, 10,000 हर 2 महीने में, 10,000 3 महीने में, जैसा चाहिए, पर टाइम इंटरवल को भी फिक्स रखो और अमाउंट को भी फिक्स रखो, वो होती है रेगुलर। और रेगुलर को छोड़ के जो कुछ होता है वो इरेगुलर। और इरेगुलर के लिए दो मेथड, एक सिंपल मेथड और एक प्रोडक्ट मेथड। उसमें से ज्यादा आसान कौन सी पड़ेगी हमेशा, प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि वो जो सिंपल मेथड में बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें जो कॉमन पार्ट है ये 15/100 इंटू 1/12, वो अलग निकाल लिया हमने एक ही बार, और बाकी सबके प्रोडक्ट कर करके लिख लिए, तो सब ऐड हो गए और वो आंसर निकल गया। तो ये हो गई तुम्हारी मेथड का काम खत्म। कोई डाउट, आगे चलो। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में कौन सी मेथड पढ़ी हमने, एक ही मेथड है उसकी। रेगुलर ड्राइंग की मेथड का नाम देखो, एवरेज पीरियड मेथड। क्या मतलब है इसका, कौन से पीरियड का, पता है, मैंने बारह में लगता है उसमें पीरियड दिया हुआ है, हम सबका एवरेज एक निकाल के। क्वेश्चन पढ़ो। एक ही पीरियड काम का होता है ड्राइंग के केस में, उसका नाम है आउटस्टैंडिंग पीरियड। यहाँ पे मैंने सिर्फ पीरियड लिखा था, ये जानबूझ के देखो ध्यान दिया दिलाया था तुम्हारा, आउटस्टैंडिंग पीरियड। भाई इंटरेस्ट तो केवल आउटस्टैंडिंग पीरियड का दिया जाता है, पूरे साल से मतलब नहीं है, 12 महीने वान कोई मतलब नहीं, आउटस्टैंडिंग कितना है उसको बोलते हैं अपन पीरियड, उसका एवरेज करना पड़ेगा। कैसे होगा वो अभी एग्जाम्पल में समझ में आएंगे, सारे सारे केसेस दिए हुए हैं। चलो पहला केस पढ़ो, क्या लिखा है, पहला एग्जाम्पल। हाँ, Because fixed, that is same amount in the beginning of every month. This is charge on the whole amount for जब मंथली ड्राइंग होती है, नहीं, 6.5 होता है, 6.5 तो, हाँ, अभी समझाता हूँ। इसीलिए तो मैंने कहा वो, जिसको तुमने एवरेज इतनी आराम से पढ़ लिया, एवरेज का मतलब है आउटस्टैंडिंग पीरियड का एवरेज। अभी बताता हूँ। पहले तो मंथली ड्राइंग को समझो, कोई सी भी ड्राइंग सिखाऊंगा मैं ऐसे ही सिखाऊंगा। मंथली ड्राइंग मतलब 2 बार हो सकती है मंथ में, 3 बार हो सकती है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 बार हो सकती है। starting. ठीक है, तो बिगिनिंग पे हो सकती है, मिडिल में हो सकती है, एंड एंड ऑफ द पीरियड हो सकती है। जब बिगिनिंग में होगी मतलब फर्स्ट डेट पे होगी, 15th को होगी,
या लास्ट पे होगी, लास्ट डेट 30 आ रही है या जो भी आ रही है, वट। अब मुझे बताओ, यहाँ खेल इमेजिनेशन का है। एक बार समझ में आ गई तो फिर दिमाग में चलता रहेगा वो। 1 अप्रैल थी, 1 अप्रैल से आई 1 मई। मई 1 मई और 30 अप्रैल एक ही बात होती है, वो 12 बजे मैंने जो बताया ना, ये सेम डेट ही, सेम पीरियड ही कंसिडर किया जाता है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल बोलो या 1 अप्रैल से 1 मई बोलो, एक ही बात है, एक मंथ की बात हुई। ऐसे करके पहुंचेंगे हम कहाँ तक? 31 मार्च तक पहुंचेंगे। हाँ, 1 अप्रैल तक थोड़ी जाते, 31 मार्च तक एक ही बात चलती। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहां से ड्राइंग कर रहा हूं, पहली ड्राइंग कब करनी है तुमको? पहला केस पकड़ रहे हैं हम, बिगनिंग पे इमेजिन करो। पहली ड्राइंग कहाँ हो गई? सपोज 2000 की हो गई, यहाँ हो गई। फिर दूसरी ड्राइंग कहाँ हो गई? यहाँ हो गई। बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट, बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे ही ड्राइंग होगी। तो क्या आखिरी ड्राइंग 31 मार्च पे होगी? वो किस दिन हो जाएगी? 1 मार्च, यहाँ हो जाएगी। यहाँ पे तो होगी ही नहीं। अभी रुको तो सही, अभी तो गेम शुरू हुआ है। ये 12 ड्राइंग्स हो जाएंगी, यहां तक ये बात समझ में आ रही है? ये 12th ड्राइंग है तुम्हारी। फिर इस साल कुछ भी ड्रॉ नहीं करोगे, फिर तो 1 अप्रैल को करोगे ना तुम ड्रॉ। लास्ट ड्राइंग ये है तुम्हारी, लास्ट ड्राइंग। कब हो रही है वो? और फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है? 1 अप्रैल। बस गेम इन दोनों के बीच में ही है, लास्ट ड्राइंग और फर्स्ट ड्राइंग के बीच में। इन दो सेंटेंस को अच्छे से समझना है। तो मुझे बताओ, फर्स्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है तुम्हारा? गिन के देख लो पहले, गिन लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे। सोच लो तुम तुम्हारे हिसाब से। 12 महीने। अभी तो डिलीट, हाँ। फॉर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है? 1 मार्च को ड्रॉ करा और 31 मार्च तक तुम कह रहे हो 0। ये नहीं आया समझ? 0 होगा कि 1 मंथ होगा? टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड हुआ है तुम्हारा, पीरियड। अभी तो 6.5 आना बाकी है। हाफ काय पे लगाओगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी गेम बदलने वाला है। टोटल आउटस्टैंडिंग पे, बिगिन फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग का टोटल बनाओ, वो आया 13 मंथ। अब इसे बनाओ एवरेज पीरियड। मेरे पास कितने कंटेंट थे? 1, 2। इसलिए एवरेज किससे हुआ? दो डेटा है तो दो से एवरेज ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन लगाया, मीन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज पीरियड कितना आया? 6.5 मंथ। ये समझ में आया? अगर 6.5 मंथ एवरेज है, कितनी है उसकी ड्राइंग इसके केस में कितनी है? मंथली ड्राइंग कितनी है उसकी बिगिनिंग ऑफ द मंथ पे? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। पर क्या तेरे को 6.5 का कैसे कंसेप्ट समझ में आया? अब मिडिल का कंसेप्ट क्या होगा? ये बिगिनिंग पे था, ये बिगिनिंग पे था। अब तो इस टाइमलाइन से इमेजिन कर सकता है। मिडिल में आउटस्टैंडिंग पीरियड पूछ रहा हूं, अब आप तो आंसर पे कूदने लगा। एंड ऑफ द मंथ ना। मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग पीरियड पूछूंगा, क्योंकि मेरे को केवल मंथ पे खत्म नहीं करना है। मैं क्वार्टर पे भी ले जाऊंगा, बाय मंथ पे भी ले जाऊंगा, किसी भी मंथ का निकलवा सकता हूँ। हाँ, गलत है, सोच के देखो। इसीलिए मैंने कहा इमेजिनेशन को खराब मत करो, ये तो तुम रट रहे हो।
15 अप्रैल से 31 मार्च जाना है। साढ़े 11 महीने। 12 से तो छोटा है वो। साढ़े 12 कैसे हो जाएगा? 1 अप्रैल से तो तुम्हारे 12 आ रहे हैं, और 15 अप्रैल से साढ़े 12 हो जाएंगे। 15 अप्रैल से 15 मार्च तक 11 ही हुए। साढ़े 11 आउटस्टैंडिंग। और लास्ट ड्राइंग हुई है 15 मार्च को। 15 मार्च से 31 मार्च, आधा महीना। अभी भी साढ़े 12 नहीं हुए। आंसर बोल रहा है, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग पे ध्यान ही नहीं दे रहा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर नहीं है वो। तुम इंटरेस्ट काय पे लगा रहे हो? जो पहली इंस्टॉलमेंट तुमने निकाली, वो निकाली तुमने 15 अप्रैल को। उस पे साढ़े 11 महीने आउटस्टैंडिंग पीरियड है। इंटरेस्ट का बेसिक कंसेप्ट वो है। आखिरी जो इंस्टॉलमेंट निकाली उस पे केवल आधा महीना बचा था। फिर से वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज करना है तो। इसलिए ये कितना बनेगा? 6 मंथ। बात समझ में आई? ये 6 मंथ आएगा। अगला केस फिर से। हड़बड़ी, जब कोई चीज समझ में आए तो हड़बड़ाना नहीं चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए। आखिरी बोलो, बिगनिंग हो गया, मिडिल हो गया, और एंड ऑफ मंथ। जो फिर अधूरा अधूरा बोल रहे हो। एक होगी पहली ड्राइंग, एक होगी आखिरी ड्राइंग। आंसर दोनों के लिए देना है। आखिरी ड्राइंग 0, 31 मार्च को निकाला, इसलिए पीरियड नहीं है। और इस केस में 11 मंथ। क्योंकि पहली ड्राइंग हुई है कब? 30 अप्रैल। तो पूरा अप्रैल के महीने में तुमने कोई ड्रॉ करके फर्म का पैसा यूज ही नहीं किया, इसलिए तुम्हारा आउटस्टैंडिंग पीरियड पहली ड्राइंग पे बना है 11 महीने। और उसके आगे 0। क्योंकि लास्ट ड्राइंग करी है तुमने 31 मार्च को, उसी डेट पे तो वो आया है। तुम्हारा ड्यू भी तो उसी डेट पे हो जाएगा। तो उस पे इंटरेस्ट लगेगा नहीं। तो इस केस में 11 मंथ टोटल हुआ तुम्हारा दोनों का। अभी भी दोनों का टोटल हो रहा है। और वो बनेगा 5.5 मंथ। ये क्या है? 5.5 मंथ एवरेज पीरियड। और जब रेगुलर ड्राइंग होती है तो किस पे लगता है? अभी हमने पढ़ा, एवरेज पीरियड पे, रेगुलर ड्राइंग्स के केस में। कोई डाउट है तो बताओ। जब वो ऐसा बोलते क्वेश्चन में, 2000 मंथली ड्राइंग है, ना वो बिगिनिंग बोल रहा है, ना वो मिडिल बोल रहा है, ना वो एंड बोल रहा है, बस इतना लिख दिया उसने, 2000 मंथली। अब तुम क्या सोचोगे? मिडिल। और 6 महीने के लिए लगाओगे। बात समझ में आई? हाँ। जब वो डेट नहीं देगा तो मिडिल लगाओगे। आगे चलते हैं। अब ये जो मैंने एक बार कंसेप्ट सिखाया है ना, क्वार्टर पे भी यही लगेगा, बाय मंथ पे भी यही लगेगा, जिस पे लगाना है इसको लगा लो। क्या करना है? लॉजिक पे अभी ध्यान नहीं है तुम्हारा। अब मैं कहूं 2-2 महीने में ड्राइंग कर रहे हो, क्या करोगे? हर 2 महीने में ड्राइंग होती है। फिर से वही 3 केस बन सकते हैं, हर 2 महीने में कहाँ ड्राइंग होती है। अगर मिडिल पे हो गई तो बात अलग हो गई। अप्रैल पे एक पहली ड्राइंग करी, हम्म। फिर 1 अप्रैल, 1 मई को नहीं करी। तुम है ना आंसर निकालने बैठ गए, फिर से तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया कि कंसेप्ट क्या था। पहले कंसेप्चुअल आंसर दो, फिर कैलकुलेशन वाला आंसर देना। मैनेजमेंट में कितना सीखते हो? प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग कर ही नहीं रहो। और इसमें मतलब 6 बार ड्राइंग करी है इसमें। कितनी भी बार करियो, बार से मतलब ही नहीं पड़ रहा है। तुम 3 बार करो भले, 6 बार करो, 15 बार करो, फर्क ही नहीं है इससे। आउटस्टैंडिंग पीरियड से फर्क पड़ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ। जो पहली ड्राइंग करी उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना जाएगा? 12 महीने। और जो लास्ट ड्राइंग करोगे वो किस डेट पे करोगे? यहां ध्यान ही नहीं जा रहा है। मैंने कहा पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग के आउटस्टैंडिंग देखो। पहली ड्राइंग के 12 महीने आउटस्टैंडिंग, और आखिरी ड्राइंग मार्च में नहीं करी होगी। पहली अगर अप्रैल में करी है, 2 महीने बात करनी है, तो मई में ड्राइंग नहीं हुई, फिर कब हुई? जून। जुलाई में नहीं हुई, अगस्त। सितंबर में नहीं हुई, अक्टूबर।
नवंबर में नहीं हुई, दिसंबर। जनवरी में नहीं हुई, फरवरी। बात समझ में आ रही है? मार्च में नहीं हुई। तो 1 फरवरी को आखिरी ड्राइंग हुई है, और 1 फरवरी से 2 महीने बनते हैं तुम्हारे आउटस्टैंडिंग। तो पहली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग 12, आखिरी ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग 2। 12 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 14 डिवाइडेड बाय 2, 7 मंथ आया तुम्हारा एवरेज आउटस्टैंडिंग पीरियड। नहीं आया समझ में? बार बार बोल रहा हूं, यहां ध्यान दो, ये है दो क्रक्स पॉइंट, पहली ड्राइंग आखिरी ड्राइंग। ऐसा मजाक क्यों कर पा रहे हैं अपन? क्योंकि रेगुलर है। सिर्फ फर्स्ट का निकाल लो, लास्ट का निकाल लो, आउटस्टैंडिंग, दोनों आउटस्टैंडिंग को एवरेज कर दो। अब क्वार्टरली ड्राइंग करेगा कोई, तो भी ऐसे ही सोचना है, सोचो। क्वार्टर ड्राइंग है, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, 3 सिनारियो बन सकते हैं। इस बार सोच के देखेंगे एंड ऑफ क्वार्टर। अब ठीक से सोच के बताओ मेरे को, एंड ऑफ क्वार्टर पे एवरेज पीरियड क्या आना चाहिए? एंड ऑफ क्वार्टर मतलब लास्ट डे पे। पहली करी। एंड ऑफ क्वार्टर का मतलब 31 अप्रैल। पहले तो कभी जीवन में 31 अप्रैल आती है? ठीक है। वो छोड़ो, खैर इससे मतलब नहीं था उसका, मैं तो ये ऐसे ही बोला। पर 30 अप्रैल पहला क्वार्टर एंड है या मंथ एंड है? पहली ड्राइंग कब होगी ये इंपॉर्टेंट है। पहला मंथ कब है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली ड्राइंग कब करोगे? क्वार्टर एंड पे। क्वार्टर एंड कब होगा? क्वार्टर कितने महीने का होता है? क्वार्टर का मतलब क्या होता है? हाँ, हाफ का हाफ। यस, हाफ का हाफ। तो 6 महीने का हाफ कितना होगा? फिर 4 महीने कैसे हो गए? 3 महीने। 3 महीने के एंड पे करोगे ड्राइंग, तो 30 अप्रैल कहां से आएगी? अप्रैल मई जून। क्वार्टर एंड होगा पहला कब? 30 जून। दूसरा कब होता है पता है? 30 सितंबर, छठे महीने पे। फिर 9th महीने पे खत्म होता है, और फिर 31 मार्च पे खत्म होता है। समझ आ रहे हैं? चारों क्वार्टर की डेट, ईयर मतलब क्वार्टर एंड की डेट। क्वार्टर बिगनिंग की डेट कौन सी होगी? 1 अप्रैल। फिर 3 महीने हो जाएंगे, मई, अप्रैल मई जून। तो पहला जुलाई, जुलाई अगस्त सितंबर, पहला अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पहला जनवरी। ये बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर हो गए। और एंड ऑफ द क्वार्टर मैंने अभी बताया, 30 जून, 30 सितंबर, 30 दिसंबर, और 31 जनवरी। ये 4 क्वार्टर डेट एंड है। मैं कह रहा हूं तुमसे, क्वार्टर एंड डेट पे ड्राइंग करते हो, साल में 4 ही बार ड्राइंग करी है क्वार्टर एंड पे। पर मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कितनी बार करते हो, फर्क पड़ता है आउटस्टैंडिंग कितनी रही है तुम्हारी ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग जो तुमने 30 जून को करी है, उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बना, ये पहले सोचना पड़ेगा। और आखिरी ड्राइंग जिस डेट पे तुमने करी है, उसका आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना बना, ये है स्ट्रेटजी। 0 है, और पहली का 9 महीने है। अब एवरेज करना पड़ेगा। यस। तो 4.5 मंथ आएगा तुम्हारा एवरेज पीरियड। समझ में आई बात? एवरेज पीरियड ही खेल था, बाकी तो कुछ भी दम नहीं है। आगे चलो, इसका क्वेश्चन देखो। मिडिल ऑफ द क्वार्टर में एवरेज पीरियड कितना आएगा बताऊं? 6 महीने। मिडिल ऑफ द क्वार्टर में, सोच के देखना है तो सोच के देख लो। पहली ड्राइंग कब करोगे? मिडिल ऑफ द क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल कहाँ आएगा? 1.5 महीने पे। अप्रैल पूरा, मई आधा, 15 मई। 15 मई को ड्राइंग करोगे तो फर्स्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है? 12 मई से 12 महीने में से 1.5 महीने छोड़ दो, 10.5। आखिरी ड्राइंग कब करोगे? 31 मार्च और 1 जनवरी के बीच, 15 फरवरी को। 15 फरवरी को ड्राइंग करोगे तो उधर कितना पीरियड बचा है? उधर आउटस्टैंडिंग 1.5 महीना। लास्ट ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग कितना बचा है? 1.5 महीना। और पहली ड्राइंग का आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 10.5। 10.5 + 1.5, 12, 12/2, 6। मिडिल ऑफ द मंथ करो तो भी 6, मिडिल ऑफ द क्वार्टर करो तो भी 6, मिडिल ऑफ द 2 मंथ करते तो भी 6 ही आता। समझ आ रही बात? चलो आगे चलो। इसलिए अजम्पशन दे दे वो कि बाय मंथली ड्राइंग कर रहे हो तो भी 6 ही लगाना। अगर वो कहते क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो, डेट नहीं बता रहा है,
बिगनिंग भी नहीं बोल रहा है, एंड भी नहीं बोल रहा है, तो तुमको क्या मानना है? मिडिल, मिडिल मानना है तो 6/12 ही होना है उसका, और कुछ भी नहीं है वो। 6 मंथ ही आउटस्टैंडिंग पीरियड होगा। हाँ। पहला एग्जाम्पल क्या है? तीनों केस दे दिए उसने। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में आउटस्टैंडिंग पीरियड अभी मैंने बोला कितना होगा? सोच के देखो, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, पहली ड्राइंग कितने महीने? हाँ, वैसे ही पता चलेगी। पहली ड्राइंग और आखिरी ड्राइंग को सोचे बिना गड़बड़ करोगे, रट के मत बैठना इसको कि ये 6.5 होता है, वो 5.5 होता है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ में पहली ड्राइंग 12 महीने का आउटस्टैंडिंग बनाएगी, और आखिरी ड्राइंग भी 1 महीने का आउटस्टैंडिंग बनाएगी। इसलिए वो 13 हो जाएगा, इसलिए वो 6.5 बनेगा। मिडिल ऑफ द मंथ में एक 11.5 बनाएगी, एक 0.5 बनाएगी, इसलिए वो 12/6 हो रहा है। और कोई तरीका नहीं है। आखिरी वाले केस में पहली ड्राइंग जो है वो 11 महीने बनाती है, और आखिरी वाली ड्राइंग बनाती ही नहीं है आउटस्टैंडिंग पीरियड, इसलिए वो 11/2 हो जाता है, इसलिए वो 5.5 होता है। 5.5 सीधा याद रखोगे तो बाकी सब जगह पर क्या 4.5 वो याद रखोगे। और उसने अगर 2-2 महीने बोल दिया, 1.5-1.5 महीने बोल दिया, कुछ भी बोलेगा। आगे चलो। इसका कैलकुलेशन अभी बाकी है, तुम इसमें गलती मत करना। चलो पहले वाले केस का कैलकुलेशन बताओ मेरे को, इंटरेस्ट का कैसे करोगे? 1,20,000। 10,000 इंटू 12 भी कर सकते हो। हम्म। मल्टीप्लाई बाय 5/100, मतलब 5%। 1,20,000 पे 5%, हाँ फिर। ये मंथली बना के उस पीरियड का लगाया जिस पीरियड पे एवरेज लगना था। क्या सर इसको प्रोडक्ट मेथड से नहीं कर सकते? क्या इसको सिंपल मेथड से नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। 10-10 हजार लेते जाओ, आउटस्टैंडिंग पीरियड लेते जाओ, प्रोडक्ट करते जाओ, और 1 महीने का कर दो, आंसर सेम आएगा, यस। पर कितना कठिन है, ये खत्म हो गया क्वेश्चन, अगर ये लॉजिक आता है तो। उसका भी शॉर्टकट बन गया ना। इतना शॉर्टकट केवल रेगुलर बना सकती है। अगर रेगुलर नहीं है तो प्रोडक्ट मेथड तक तो करना ही पड़ेगा। समझ आई बात? ठीक है, आगे चलो। मिडिल ऑफ द मंथ में 11.5 महीने और आधा महीना, वो देखो, डिवाइडेड बाय 2। एंड ऑफ द मंथ में केवल 11 महीने और 0 महीने, डिवाइडेड बाय 2, इसलिए 5.5 बना है, रटने का नहीं है वो। क्वार्टरली के केस में भी ऐसे ही चलेगा, बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में बहुत बड़ा पीरियड आने वाला है। मंथली ड्राइंग होती है तो एवरेज मंथ वाला ऐड होता है, उधर लेस हो जाता है। क्वार्टरली होती है तो 1.5 जुड़ जाता है, 1.5 और 1.5 माइनस हो जाता है। इधर ये 7.5 और 4.5 आएगा। रटते हैं ना बच्चे, वो ऐसे रटते हैं। ये 7.5 आएगा, ये 4.5 आएगा, और 2 महीने 15 कुछ और दे दिया उनको तो घूम जाएंगे। कंसेप्ट नहीं है ये तुमने रटा है। समझ आई बात? कंसेप्ट ये था कि आउटस्टैंडिंग पीरियड कौन सा आखिरी ड्राइंग का कब बन रहा है, और बिगनिंग का, बुक में वही समझाया है। आगे चलो। और क्या है इसमें? अगला टॉपिक देखो। मेरे को लगता है कि कहानी खत्म कर दी अपन ने। टॉपिक कहाँ दिख रहा है? नहीं, जर्नल एंट्रीज आने लगी। पास्ट एडजस्टमेंट। एक काम करो, अगला क्वेश्चन पढ़ के देखो और मुझे बताओ कितना समझ में आ रहा है। फिर अपन इसको देखते हैं कि अभी कितना होमवर्क देना चाहिए। इसका वो करके देखो, क्वेश्चन पढ़ के देखो और मुझे बताओ कितना समझ में आ रहा है। अगला ही इलस्ट्रेशन, बचपन का। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रेट पे पर एनम वर्ड का इस्तेमाल ही नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे उसने लिख दिया 6% लगेगा, अब आउटस्टैंडिंग पीरियड का इंपॉर्टेंस ही खत्म हो जाता है। ये जो ये सब खिचड़ी बना रहे हो ना 6.5, 1 महीने का क्यों?
एक मिनट। मैं अगर ऐसा कहता हूं, रुपीज 10,000 ड्राइंग पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम। मैंने पूरा ऐसा का ऐसे ही लिखा, ड्राइंग रुपीज 10,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10%। यहां पे मैंने पर एनम लिखा ही नहीं। इन स्टेटमेंट का अंतर पता है तेरे को? ये पर एनम का क्या मतलब होता है और बिना पर एनम का क्या मतलब होता है, केवल यहाँ कहानी है। क्या मतलब होता है पर एनम का और क्या मतलब होता है मैं फिर पूछ रहा हूँ, पर एनम का मतलब क्या होता है? ये 10% हमको उस बंदे से चार्ज करना है फॉर 12 मंथ। और अगर मैंने ये नहीं लिखा पर एनम, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं करना है 12 मंथ, कैसी बात कर रहा है? इसका मतलब हुआ 10% चार्ज करना है। बात खत्म। भले ही वो 1 महीने ले जाए, 15 दिन ले जाए, साल भर ले जाए, 10 साल ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 साल के लिए भी ले गया तो 10 ही % लेंगे, 1 महीने के लिए ले गया तो भी। अभी भी नहीं आया समझ में? पीरियड का खेल ही खत्म कर दिया उसने। इसमें है पीरियड का ये खेल जो अपन कर रहे थे कि वो आउटस्टैंडिंग पीरियड 6 महीने रखेंगे या क्या रखेंगे। इस भाषा को समझो। 10% पर एनम मतलब मैं 12 महीने के लिए 10% लूंगा, तुम 24 महीने ले जाओगे तो 20% हो जाएगा। तुम 3 महीने ले जाओगे तो 3 महीने के हिसाब से ही लगाऊंगा। लेकिन जब मैं ये बोलता हूं कि मैं तो 10% चार्ज करूंगा, बात खत्म। इसका मतलब होता है तब तुम 12 महीने ले जाओ, 24 महीने ले जाओ, या 1 महीने ले जाओ, या 2 दिन ले जाओ, मैं तो क्या लूंगा? 10%। तो पीरियड का एंड गेम ही खत्म है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पढ़ के देखो उसने क्या लिखा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10% इफ यू विड्रॉ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब कब ड्रॉ करे छोड़ो, सीधा ले लो 10%, बात खत्म। अभी भी नहीं आई बात समझ में ये वाली? यहाँ पे एक एक महीने का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये पर एनम वर्ड का मतलब होता है कि 12 महीने के लिए हम ये 10% ले रहे हैं। और बिना पर एनम के लिख दिया मतलब हम 10% ले रहे हैं, बात खत्म। अब वो तुम कितने पीरियड के लिए ले जा रहे हो उससे भी मतलब नहीं हमारा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लोजिंग एंट्री भी बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मिक्स क्वेश्चन आ गया। तो 36 तक एक तो तुम्हारा होमवर्क है, नोट करो होमवर्क फटाफट। इलस्ट्रेशन 36 तक, और अनसॉल्व में वो जो मैंने वो थ्योरी चैप्टर में जो पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर करना। अनसॉल्व में और 44 तक ये यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे। हाँ अभी बताता हूँ उसका। मनी का नोट्स कल नहीं बने थे तुम्हारे, बन गए वो? अच्छा। और उसका बिजनेस के नोट्स कहाँ तक पहुंचे? बिजनेस के नोट्स कहाँ तक बना लिए? 44, ये यहाँ तक। हम्म। कल कौन सा टॉपिक पढ़ा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है।